प्रोटीन टारगेटिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन थी उसको डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम प्रोटीन की टारगेटिंग, उसकी फोल्डिंग कैसे होती है और उसकी अनफोल्डिंग कैसे होती है उसको डिस्कस करेंगे। जब हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो उसमें हमने फोल्डिंग को भी साथ डिस्कस कर लिया था। जाहिर सी बात है, जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर बन रहे थे, अमाइनो एसिड जो है उनकी असेंबली हो रही थी, तो साथ साथ उनकी फोल्डिंग भी हो रही थी। Let's talk about the introduction of the protein targeting. What is the protein targeting? Protein targeting are the protein sorting. ठीक है, प्रोटीन टारगेटिंग को हम प्रोटीन सॉर्टिंग भी बोलते हैं। ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है बाय विच प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशंस इन द सेल आर आउटसाइड इट। अब प्रोटीन टारगेटिंग क्या होती है? टारगेटिंग यानी कि टारगेट, प्रोटीन का जो टारगेट है कि उसकी अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन, उसकी सही जगह कौन सी है, तो प्रोटीन अपनी अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पे चला जाता है, चाहे वो सेल के अंदर हो या फिर वो सेल के बाहर हो। तो ये प्रोटीन सॉर्टिंग या फिर प्रोटीन टारगेटिंग कहलाती है। Proteins can be targeted to the inner space of an organelle. Different intracellular membranes, plasma membranes are to exterior of the cell via secretion. अब वो प्रोटीन्स की टारगेटेड या उसकी हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन इनर स्पेस भी हो सकती है ऑर्गेनेली की, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं, उसके अलावा एक्सटीरियर सेल यानी कि आउटसाइड दिस सेल भी वो जो है जा सकता है। This delivery process is carried out based on information contained in the protein itself. अब ये जो डिलीवरी हो रही है प्रोटीन की, कि प्रोटीन अपनी अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो वो किसकी मदद से जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोटीन खुद देता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन में खुद वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर वो उसको कहता है कि तुम इस प्रोटीन ने इस डेस्टिनेशन पे जाना है। ठीक है, correct sorting is crucial for the cell whereas errors can lead to disease. अब अगर तो वो करेक्ट सॉर्टिंग या फिर करेक्ट डेस्टिनेशन पे चला जाता है तो वो सेल के लिए बेहतर होता है, लेकिन अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो उससे कोई डिजीज़ काज हो सकती है। प्रोटीन्स हैज़ टू बी करेक्टली लोकलाइज टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन। अब प्रोटीन जो है ये करेक्टली लोकलाइज हो जाता है, प्रॉपर अपनी डेस्टिनेशन पे चला जाता है, तो वहाँ पर जाके ये अपना एक प्रॉपर एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कैटालेज प्रेजेंट इन द पेरोक्सिसोम, इंसुलिन आर प्रेजेंट इन द आउटसाइड। ठीक है, तो रिसेप्टर्स शुड बी इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, DNA polymerase should be in the nucleus, catalase should be in the peroxisomes and insulin should be in the outside of the cell. ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है ये आगे उनकी लोकलाइज्ड करेक्ट लोकलाइज स्पेस बताई हुई है कि इन्होंने यहाँ पर ही आकर फिक्स होना है, ये इनकी अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन है। ऑल प्रोटीन्स बिगिन टू बी सिंथेसाइज्ड ऑन साइटोसोलिक राइबोसोम्स। अब जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो अपनी सिंथेसिस कहाँ पे स्टार्ट करती हैं? साइटोसोलिक राइबोसोम्स में। ठीक है, टारगेटिंग सिग्नल्स। अब टारगेटिंग सिग्नल्स क्या है? हमने प्रोटीन टारगेट की तो बात कर ली कि आखिर प्रोटीन टारगेट्स को कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि टारगेटिंग सिग्नल्स को कहा जाता है। टारगेटिंग सिग्नल्स आर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन that enable the cellular transport machinery to correctly position a protein inside or outside of the cell. अब टारगेट सिग्नल हम कहते हैं कि वो जो प्रोटीन है उसमें कुछ सिग्नल्स मौजूद होते हैं और वो उन सिग्नल्स को टारगेटिंग सिग्नल्स कहते हैं कि उन सिग्नल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और वो इन्फॉर्मेशन उस प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, उसकी करेक्ट पोजीशन बताती है कि इसने सेल के अंदर रहना है या फिर इस प्रोटीन ने सेल के बाहर जाना है। तो ये टारगेटिंग सिग्नल का काम है। This information is contained in the polypeptide chain or in the folded protein. अब ये जो information है ये उसी polypeptide chain, वो जो प्रोटीन की चेन है, वो जो folded protein है उसमें ही मौजूद होती है। The continuous stretch of amino acid residues in the chain that enables targeting are called signal peptides or targeting peptides. अब वो जो amino acid residues हैं, जो amino acid residues की stretching chain है
हमारे पास, उसमें ही ये टारगेटिंग सिग्नल्स मौजूद होती हैं और इनको हम सिग्नल पेप्टाइड्स या टारगेटिंग पेप्टाइड्स कह रहे हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो प्री सीक्वेंसेस कहते हैं और दूसरा इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स। दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्री सीक्वेंस और दूसरा इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स। ठीक है, इंटरनली होंगे या फिर एक प्री सीक्वेंस, सीक्वेंस से पहले ये हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की। उससे पहले हम प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की हिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलोकेशन हम कहते हैं कि इट मींस चेंज इन लोकेशन। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र हो जाती है एक, या फिर क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ जीन्स कैरी कर देता है। तो जो है ट्रांसलोकेशन जो है लोकेशन में चेंज हो जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। In 1970s, Gunter Blobel conducted experiments on the translocation of proteins across membranes and awarded Nobel Prize in the 1999। ठीक है, 1970 में गंटर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, गंटर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और उसको जो है अब मेम्ब्रेन्स, अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स उसने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1998 में अपने काम पर। ठीक है, he discovered many proteins have a signal sequence that is a short amino acid sequence at one end that functions like a postal code for the target organelle। अब इसने डिस्कवर किया था कि वो जो प्रोटीन्स हैं उनमें कुछ सिग्नल सीक्वेंस मौजूद होते हैं। एक जो शॉर्ट अमाइनो एसिड हमारे पास सीक्वेंस है उसके एक हिस्से पे, ठीक है, उसके एक एंड पे वो सिग्नल सीक्वेंस जो है वो मौजूद होते हैं और बिल्कुल एक पोस्टल कोड की तरह काम करते हैं। जैसे एक डाकिया जो है वो एक कोड की मदद से हमारा एड्रेस ढूंढ लेता है कि इस जगह हमने जाना है और ये यही जगह जो है ये एक अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन है, इसने इधर ही पहुंचना था इस ख़त ने। तो बिल्कुल अमाइनो एसिड पे भी वो जो सीक्वेंस मौजूद है उनकी मदद से वो प्रोटीन अपनी जो टारगेट ऑर्गेनेली है वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये किसने डिस्कवर किया था? गंटर ब्लोबल ने। द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन बाय राइबोसोम टेक प्लेस विद इन द सेल। ठीक है, ये ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसलेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए से जो है वो प्रोटीन बन रही है, वो कहाँ पे हो रही है? बाय राइबोसोम टेक्स प्लेस विद इन द साइटोसोल। ये साइटोसोल में हो रही होती है। If the synthesized proteins belong in different organelles, they can be transported there in either of two ways depending upon the proteins। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेली से वो बिलोंग कर रही है, वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। दो तरीके हैं प्रोटीन के जो इस पर डिपेंड करते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, एक को हम कहते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, दूसरा है पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। अब को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में क्या फ़र्क है? को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में हम कहते हैं कि द ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जब प्रोसेस हो रहा होता है ट्रांसलेशन का उसी दौरान ट्रांसलोकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बिफोर द प्रोटीन हैज़ बीन रिलीज्ड, कि अभी ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोटीन रिलीज नहीं हुई, उससे पहले ही ट्रांसलोकेशन अपना काम करना शुरू कर देती है, वो को ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन इसका मतलब है कि ट्रांसलोकेशन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज़ कंप्लीट, कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ट्रांसलोकेशन जो है वो अपना काम स्टार्ट करेगी। तो सॉर्टिंग और ट्रांसलोकेशन कैन अकर, हमने पता चल गया है कि ट्रांसलोकेशन दो तरीके से हो सकती है, एक तो को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन है और दूसरी पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन है। इफ़ द प्रोटीन इज़ फॉर साइटोसोलिक फंक्शंस द सिंथेसिस विल बी फिनिश्ड और फ्री राइबोसोम एंड द पेप्टाइड इज़ रिलीज्ड इनटू द साइटोसोल। अब जब प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है, साइटोसोल में प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली हम कह रहे हैं सिंथेसाइज हो जाती है और वो फिनिश्ड हो जाता है, उसका सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जब वो फिनिश्ड हो जाता है, ठीक है, फिर राइबोसोम में वो पूरा प्रोसेस फिनिश्ड हो जाता है, तो उसके बाद जो पेप्टाइड हैं वो कुछ पेप्टाइड जो है वो रिलीज़ होंगे साइटोसोल से। कुछ उसमें ही रहेंगे, कुछ जो है वो रिलीज़ भी हो जाते हैं। तो कुछ पेप्टाइड्स उस फ्री राइबोसोम में जब वो सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है प्रोटीन की, तो उसके बाद वो पेप्टाइड जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, कहाँ पर? साइटोसोल में। अब को ट्रांसलेशन टारगेटिंग और पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग की अगर ऑर्गेनेलीज बात करें कि कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जहाँ पर को ट्रांसलेशन टारगेटिंग और पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग होती है,
तो को ट्रांसलेशन टारगेटिंग को सेक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं। तो ये ईआर में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी अपरेटस में होती है, लाइसोसोम में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में होती है और सिक्रेटेड प्रोटीन्स में होती है। जबकि पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग न्यूक्लियस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और पेरोक्सिसोम में होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्रोटीन टारगेटिंग है। यहाँ पर भी आपको इस जो पिक्टोरियल व्यू है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि को ट्रांसलेशन टारगेटिंग और पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग कहाँ पर होती है। तो ये दो बेसिक हमारे पास टारगेटिंग पाथवेज हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास प्रोटीन है, देन इट्स पोस्ट ट्रांसलेशन एंड इट्स को ट्रांसलेशन। देन को ट्रांसलेशन इज़ आल्सो नोन एज द सेक्रेटरी पाथवे एंड द पोस्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। अब हम पोस्ट ट्रांसलेशन की बात करते हैं। देन द पोस्ट ट्रांसलेशन विल बी ऑन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस एंड देन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ठीक है। को ट्रांसलेशन की हमने बात कर ली कि को ट्रांसलेशन विल बी इन ईआर, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेक्रेटेड प्रोटीन्स। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की। व्हाट इज़ द को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन? अब इसका आइडिया आपको हो चुका होगा कि इसको हम को से ही याद रख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसको को से ही हम याद रख लेते हैं। को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, इसमें जब ट्रांसलेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले ही ये अपना काम जो है ट्रांसलोकेशन स्टार्ट कर देती है, तो वो को ट्रांसलेशन कहलाती है। इफ़ द प्रोटीन इज़ गोइंग टू बी सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल और ए डिस्टेंस फॉर द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी जो प्रोटीन है अभी वो सिक्रीट नहीं होती मेम्ब्रेन से, तो ये अपना काम स्टार्ट कर देती है। द राइबोसोम विद द नेसेंट पेप्टाइड इज टारगेटेड टू ईआर एंड सॉर्टिंग इज डन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, दैट इज़ द को ट्रांसलेशनली। अगर आपको सिंपल अल्फाज में याद रखना चाहें तो आप वही जो हमने पहले डेफिनेशन की है आप उसी तरह इसको याद रख सकते हैं। इसका मेन जो काम है कि व्हाट इज़ को ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर तो प्रोटीन जो है वो सेल से सिक्रीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो जो राइबोसोम है वो अपनी नेसेंट पेप्टाइड, जो उसकी अपनी पेप्टाइड है, जो उसकी नेसेंट पेप्टाइड है, ठीक है, उसके साथ वो कहाँ पर जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक में। तो को ट्रांसलेशन राइबोसोम जो है वो नेसेंट पेप्टाइड के साथ वो टारगेट करती है इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो वो जो राइबोसोम है उसने नेसेंट पेप्टाइड के साथ मिलकर टारगेट किया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टारगेट कर देती है एंड देन इट्स सॉर्टिंग इज़ डन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, फिर उसकी जो सॉर्टिंग है, उसकी टारगेटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, उसको अपनी ऑर्गेनेली मिल जाती है, ठीक है। कब? जब वो प्रोटीन स्टार्ट होने लगती है सेल से, तो वो राइबोसोम अपनी उस नेसेंट पेप्टाइड के साथ जो है क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टारगेट करता है, और जब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टारगेट कर लेता है फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सॉर्टिंग है वो डन हो जाती है ट्रांसलेशन में, और इस ट्रांसलेशन को हम कहते हैं को ट्रांसलेशनली, ठीक है। तो राइबोसोम विद इन नेसेंट, अब नेसेंट का भी मैं आपको बता देती हूँ, मतलब यानी कि हम इसको कहते हैं कि अभी स्टार्ट होना, नेसेंट कहते हैं स्टार्ट होना, ठीक है। अभी आप इसको कह सकते हैं कि अभी वो स्टार्ट हुई है बनना, प्रोटीन बनना स्टार्ट हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि उसकी इब्तिदा हुई है। तो राइबोसोम अपनी उस नेसेंट पेप्टाइड के साथ करता है। The process begins with the N-terminal signal peptide of the protein being recognized by a signal recognition particle while the protein is still being synthesized on the ribosome. अब यहाँ पे ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, ये उसकी जो अमाइन टर्मिनल है वहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। जो प्रोटीन है उसकी जो अमाइन टर्मिनल है वहाँ पर ये स्टार्ट होता है एंड देन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। और उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, उसको एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिकॉग्नाइज करता है जिसको SRP भी बोलते हैं। वाइल द प्रोटीन इज स्टिल बीइंग सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम, उसके बाद इसके अलावा अभी प्रोटीन जो है वो स्टिल सिंथेसाइज हो रही होती, अभी वो पूरी तरह से सिंथेसाइज नहीं हो चुकी, स्टिल सिंथेसाइज हो रही है राइबोसोम में, ठीक है, कंप्लीट उसका प्रोसेस नहीं हुआ।
ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, एन टर्मिनल पे, और उसको रिकॉग्नाइज किसने किया था, एसआरपी ने। यहाँ पर इन पॉइंट्स पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे पढ़ने में, तो आई होप अब आपको समझ आ गए होंगे। The synthesis passes while the ribosome protein complex is transferred to an SRP receptor on the ER in the eukaryotes and the plasma membrane in the prokaryotes। तो जो सिंथेसिस है जब वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उसमें सिंथेसिस में कोई पास आ जाता है, द सिंथेसिस passes while the ribosome protein complex is transferred to an SRP receptor। तो सिंथेसिस कब पास होगी, कब रुकेगी, जब वो जो राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा SRP रिसेप्टर से ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। और कौन, राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ एसआरपी रिसेप्टर ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द यूकैरियोट्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोट्स। द नेसेंट प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू द ट्रांसलोकॉन। उसके बाद वो जो नेसेंट प्रोटीन होती है उसको इंसर्ट किया जाता है ट्रांसलोकॉन में, और ट्रांसलोकॉन जो है वो यहाँ पर कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं। विदिन द ER, विदिन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, within the endoplasmic reticulum the protein is first covered by chaperone protein। अब यहाँ पे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो वहाँ पे जो फर्स्ट प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है, वो चेपेरॉन प्रोटीन है। या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फर्स्टली कवर्ड करती है प्रोटीन को, उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो है चेपेरॉन प्रोटीन। चेपेरॉन प्रोटीन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स इन द ER गिविंग इट टाइम टू फोल्ड करेक्टली। और वो इसका फंक्शन क्या है कि वो इसको करेक्टली फोल्ड करने का काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको करेक्टली फोल्ड करती है बाकी प्रोटीन से जो कि ER में मौजूद हैं। वंस फोल्डेड, एक दफ़ा जब वो फोल्ड हो जाती है, द प्रोटीन इज मॉडिफाइड एज नीडेड, प्रोटीन मॉडिफाइड हो जाती है, देन ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड गोज टू इट्स टारगेट ऑर्गेनेली। फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है गोल्जी से, फिर गोल्जी के बाद वो अपने जो उसने प्रोसेसेस करने होते हैं वो करती है, और उसके बाद वो अपनी टारगेट ऑर्गेनेली जो है, जिसकी टारगेट ऑर्गेनेली वहाँ पर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हम टारगेटिंग प्रोटीन पढ़ रहे हैं। और इज रिटेन्ड इन द ER बाय वेरियस ER रिटेंशन मैकेनिज्म्स, या फिर समटाइम्स वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहती है, किसके ज़रिए, ER रिटेंशन मैकेनिज्म्स के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है राइबोसोम मैसेंजर RNA। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये एक सिग्नल सीक्वेंस है जिसकी हमने बात की थी ना, सिग्नल सीक्वेंस की। ये इसकी करेक्ट पोजीशन बताता है कि इसने कहाँ पर जाके टारगेट करना है। तो यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाता है, आगे ये साइटोसोल में यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये सारा क्या है, ये साइटोसोल है। ठीक है, अब साइटोसोल से जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया। यहाँ पर ये हमने बात की थी कुछ SRP रिसेप्टर्स की। अब यहाँ पे ये SRP रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ये रिसेप्टर जो है यहाँ पर ये बाइंड करता है, यहाँ पर ये कुछ चैनल्स मौजूद हैं। ठीक है, उन रिसेप्टर्स की मदद से ये जो यहाँ पर ये ALU डोमेन, SRP डोमेन, यहाँ पर ये SRP डोमेन है, ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, जो पर्पल कलर में नज़र आ रहे हैं ये SRP रिसेप्टर, और ये जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहे हैं ये ट्रांसलोकॉन है, जो हमने चैनल्स की बात की। यहाँ पर ये फिक्स हो जाते हैं, फिर आगे ये SRP रिसेप्टर की मदद से फिर आगे ये मूव करते हैं, और फिर ये गोल्जी एपरेटस में जाते हैं। गोल्जी एपरेटस के बाद ये या तो उसी में रहते हैं, ठीक है, या फिर ये यहाँ से ये देखें यहाँ से आगे चले जाते हैं, या कुछ समटाइम्स वो वहीं पर रहते हैं, और वहीं पर किसके ज़रिए रहते हैं, ER रिटेंशन मैकेनिज्म्स के ज़रिए। तो ये था को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन की। व्हाट इज़ द पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, इसकी भी आपको कंसेप्ट क्लियर है कि अब यहाँ पे पहले प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन में। ठीक है, if the protein is destined for nucleus, mitochondria or peroxisome, the synthesis is also finished on cytoplasmic ribosomes। अब यहाँ पे वो जो सिंथेसिस है वो पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुकी है, एंड द पेप्टाइड इज़ रिलीज टू द साइटोसोल। उसके बाद पेप्टाइड जो है वो भी रिलीज़ हो जाएगा साइटोसोल में। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको जो है इस पिक्टोरियल व्यू में देख लेते हैं। ये एक हमारे पास प्रोटीन है, यहाँ पे ये प्रोटीन जो है ये साइटोसोलिक रीजन है, ये साइटोसोलिक रीजन है, और ये क्या है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन रीजन है, डेट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे साइटोसोल से ही इसमें आई है आउटर मेम्ब्रेन में, फिर वही प्रोसेस सारा जो हमने बात की थी, रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, उन रिसेप्टर्स की मदद से ये बाइंड करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आगे ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की वजह से ये स्किनर मेम्ब्रेन है। ड्यू टू दीज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की वजह से क्या होता है कि ये मैट्रिक्स प्रोसेसिंग कुछ प्रोटीएज हैं, इनकी मदद से ये इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी टारगेट सीक्वेंस है, जो टारगेट सीक्वेंस था ये इसको इससे क्लीव कर देगा। ये यहाँ से टारगेट सीक्वेंस इस मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएज की मदद से अलग हो जाएगा। ये यहाँ पे रेड की आपको छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, अब अलग हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये क्या किया इसने, दे बिकम फोल्डेड। ठीक है, एंड इट बिकम एन एक्टिव प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोटीन फोल्डिंग क्या है, इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस बाय विच अ प्रोटीन चेन एक्वायर्स इट्स नेटिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन फोल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन चेन बनती है, और वो जो प्रोटीन चेन है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, नेटिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। और वो किस पर डिपेंड करती है, वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, वो वाटर हो सकता है, लिक्विड बायलेयर हो सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पर डिपेंड करती है, पीएच पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, या फिर कोफैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो भी इसमें पॉसिबल कोफैक्टर मौजूद होते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स पे डिपेंड करती है। हम मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स को भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब उसके अलावा हम प्रोसेस देख लेते हैं प्रोटीन फोल्डिंग का, कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। तो यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये कम्प्लीटली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा हम इसको देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि लीनियर अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं लीनियर अमाइनो एसिड सीक्वेंस, किसको साथ साथ हाईलाइट करते जाते हैं। लीनियर अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड इट डिटरमाइंस इट्स नेटिव कन्फर्मेशन। ठीक है, इसकी नेटिव कन्फर्मेशन को डिटरमाइन करता है। द अमाइनो एसिड कंपोजिशन इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इट्स सीक्वेंस जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतनी ज़्यादा अमाइनो एसिड कंपोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है फोल्डिंग प्रोसेस का। अब यहाँ पर फोल्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और ये इसका एक फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। अब इसको हम कहते हैं कि एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक नेचर किसको कहा जाता है कि both hydrophilic and hydrophobic sites are present in the tertiary structure, and that's why it is called amphipathic structure. Amphipathic nature of secondary protein helps to form tertiary structure. अब वो जो सेकेंडरी प्रोटीन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक साइड्स हैं ये एक्वियस इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स को फेस करती हैं प्रोटीन में, जबकि हाइड्रोफोबिक साइड्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो प्रोटीन की कोर्स हैं हाइड्रोफोबिक कोर उनको फेस करती हैं। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनकी मदद से ये मल्टीपल इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के, ठीक है, दैट इज़ अ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, इनकी मदद से क्या होता है कि ये इंटरेक्ट करते हैं और फुली फंक्शनल क्वाटरनरी प्रोटीन्स बना देते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली थी कि प्रोटीन फोल्डिंग और उसके प्रोसेस की। नेक्स्ट कुछ बात करेंगे फोर्सेस की, कि प्रोटीन फोल्डिंग में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं, और उन फोर्सेस को हम ड्राइविंग फोर्सेस कह रहे हैं, वो इसलिए कि वो प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प कर रही हैं, इसलिए हम उनको ड्राइविंग फोर्स कह रहे हैं। फोल्डिंग क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम कहते हैं कि अचानक से जो है सडनली अचानक से कुछ चेंज आ जाना, दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट इज़ मेनली गाइडेड बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वैन डर वाल्स फोर्स। अब यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इसको गाइड करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस हैं जो इसकी प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करती हैं। The process of folding often begins co-translationally। तो ये जो फोल्डिंग का प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, co-translationally से। So that the end terminus of the protein begins to fold। तो वो जो एंड सबसे पहले कौन सा उसका पोर्शन
फोल्ड होना शुरू होता है, उसका जो अमाइनो पोर्शन है, जो उसका एन टर्मिनस पार्ट है, वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है, वाइल द सी टर्मिनल पोर्शन ऑफ द प्रोटीन इज स्टिल बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम। तो को ट्रांसलेशनली में जो एन टर्मिनस प्रोटीन है वो स्टार्ट होती है फोल्ड होना, लेकिन जो उसकी सी टर्मिनल पोर्शन है, जो कार्बोक्सिल पोर्शन है, वो जो है फोल्ड होना स्टार्ट नहीं हुआ। वो प्रोटीन की सिंथेसिस में स्टिल अभी अपना काम कर रहा है, स्टिल प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। होवेवर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल में फोल्ड स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग और आफ्टर बायोसिंथेसिस। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो बायोसिंथेसिस के दौरान या आफ्टर जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स की हम बात करें तो कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोटीन फोल्डिंग मस्ट बी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल विद इन ए सेल। थर्मोडायनेमिकली में हीट और एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हीट से एनर्जी बनती है। देन प्रोटीन फोल्डिंग मस्ट बी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल विद इन ए सेल इन ऑर्डर फॉर इट टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन फोल्डिंग है, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती है सेल के लिए, ठीक है, फेवर हो, उस सेल को फेवर करती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में। अगर तो हम उसकी मिनिमाइज़ कर दें, जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स हैं, जो एक्सपोज हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स हैं, उनके नंबर को मिनिमाइज़ कर दें, ठीक है। एक्सपोज टू वाटर इज़ इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फोल्डिंग प्रोसेस। तो ये क्या होगा कि ये इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगी फोल्डिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स इट्स एक्ट एज द वाटर इज़ अ इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फोल्डिंग प्रोसेस। तो क्या होगा कि वो एक्सपोज करेंगे कि जो वाटर है वो एक इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है फोल्डिंग प्रोसेस के लिए, अगर हम हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स के नंबर को मिनिमाइज़ कर दें। नेक्स्ट इज चेपरॉन्स। चेपरॉन्स जो है इसको आप लोगों ने पढ़ लिया है कि चेपरॉन्स क्या चीज़ है। ये एक प्रोटीन है, a class of protein that aid in the correct folding of proteins in vivo। तो क्लास है प्रोटीन की जो कि क्या काम करती है, करेक्ट फोल्डिंग करती है प्रोटीन्स की इन वीवो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है इन वीवो बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये करेक्ट फोल्डिंग करती है। चेपरॉन्स कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये सेलुलर कंपार्टमेंट्स में एग्जिस्ट करती है एंड इंटरेक्ट विद द पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ इंटरेक्ट करती है। होवेवर चेपरॉन्स देमसेल्व्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स दे आर असिस्टिंग इन। हालांकि चेपरॉन जो है ये सेलुलर कंपार्टमेंट्स में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करती है, लेकिन जो चेपरॉन्स हैं ये इटसेल्फ जब प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है तो इटसेल्फ वहाँ पर ये इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ पर ये मौजूद नहीं होती। Next is the molecular chaperones. In molecular biology, molecular chaperones are the proteins that assist the covalent folding or unfolding and the assembly or disassembly of other macromolecular structure. अगर हम molecular biology की बात करें तो जो molecular chaperones होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, ये जो कोवलेंट फोल्डिंग होती है उसकी अनफोल्डिंग, उसकी असेंबली, उसकी डिसअसेंबली, जो मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उनकी असेंबली, डिसअसेंबली, उसकी फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, वो सारी किसकी वजह से हो रही होती हैं, वो मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स की मदद से हो रही होती हैं। Chaperones are present when the macromolecular perform their normal biological functions and have correctly completed the process of folding or assembly. अब चेपरॉन्स हम कहते हैं कि जब मैक्रोमॉलिक्यूलर जो मैक्रोमॉलिक्यूल है वो अपना नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती है तो वो किसकी मदद से कर रही होती है, वो इन चेपरॉन्स की मदद से करती है। अगर तो हम उस प्रोटीन को, उस फोल्डिंग मॉलिक्यूल को जो है नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें चेपरॉन्स मौजूद हैं जिसकी वजह से उसकी फोल्डिंग करेक्ट हुई है। अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो चेपरॉन्स हैं उसको हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं, और आल्सो नोन एज द हीट शॉक प्रोटीन्स। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स फॉर स्टडिंग प्रोटीन फोल्डिंग। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग की स्टडी का काम करती हैं, ठीक है। तो अब वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, नेक्स्ट फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके बाद सर्कुलर डायक्रोइज्म है, और सर्कुलर डायक्रोइज्म को हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड भी बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं ये क्या काम करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग की स्टडी में हेल्प करती हैं। जाहिर सी बात है प्रोटीन फोल्ड हो गई है तो उसकी स्टडी में भी किसी न किसी चीज़ ने हेल्प करना है, तो ये सारी चीज़ें इसकी स्टडी में हेल्प करती हैं।
अब प्रोटीन की हमने फोल्डिंग तो कर ली, अब हम उसकी अनफोल्डिंग की भी बात करेंगे, ठीक है। फोल्डिंग की बात कर ली हमने, प्रोटीन की टारगेटिंग की भी बात कर ली, उसके टारगेटिंग सिग्नल्स की भी बात कर ली। अब लास्ट में हम बात करेंगे उसकी अनफोल्डिंग कैसे होती है। डीनेचुरेशन, आई होप आप लोग जो है डीनेचुरेशन से वाकिफ़ होंगे कि व्हाट इज़ द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ प्रोटीन लूजेज इट्स नेटिव शेप। अब डीनेचुरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वो जो प्रोटीन है अपनी नेटिव शेप को लूज कर देता है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ वीक केमिकल बॉन्ड्स एंड इंट्रैक्शन देयर बाय बिकमिंग बायोलॉजिकली इनएक्टिव। डीनेचुरेशन हम किसको कहते हैं कि प्रोटीन अपनी नेटिव शेप को किसी भी केमिकल वीक बॉन्ड्स की मदद से जो है उसको ख़त्म कर देता है, उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है, वो इनएक्टिव हो जाता है, तो इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहा जाता है। अब जब प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी तो वो साथ अपने फंक्शन को भी ख़त्म कर देगी। ये नहीं कि उसकी प्रोटीन की शेप ही ख़राब हुई है, शेप के साथ साथ उसका फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ डीनेचुरेटेड एंजाइम सीज़ स्टॉप्स इट्स फंक्शन। सीज़ेस और स्टॉप्स जो है वो एक ही बात है। तो जो डीनेचुरेटेड एंजाइम्स होते हैं वो उसके फंक्शंस को ख़त्म कर देते हैं। अ डीनेचुरेटेड एंटीबॉडी डू नॉट बाइंड्स टू इट्स एंटीजन। एंटीबॉडी बाइंड करती है एंटीजन के साथ, तो वो जो डीनेचर्ड एंटीबॉडी होगी वो बाइंड नहीं करेगी एंटीजन के साथ। वो किसकी वजह से? वो इस अनफोल्डिंग प्रोटीन्स की वजह से और वो इस डीनेचुरेशन प्रोसेस की वजह से। द डीनेचर्ड state of protein does not necessarily mean that complete unfolding or denaturation of protein। तो अब यहाँ पे वो जो denaturated state है प्रोटीन की, ठीक है, does not necessarily mean that complete unfolding or denaturation of protein। तो वो जो डिनेचर हुई है प्रोटीन, उसका ये भी मतलब नहीं है कि वो कंप्लीट अनफोल्डिंग हो जाती है या कम्प्लीटली प्रोटीन ख़त्म हो जाती है, कम्प्लीटली डिनेचर हो जाती है। पूरी तरह से वो अनफोल्डिंग भी नहीं होती, पूरी तरह से वो डीनेचर ही नहीं होती, ठीक है, कि पूरी तरह से प्रोटीन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। अंडर सम ऑफ कंडीशंस दीज प्रोटीन्स एग्जिबिट बोथ प्रॉपर्टीज डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। तो ऐसी कंडीशंस में वो जो प्रोटीन है उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं डीनेचुरेशन की भी और रीनेचुरेशन की भी। डीनेचुरेशन में तो शेप भी ख़त्म हो जाती है, उसके साथ उसके फंक्शन भी ख़त्म हो जाते हैं, जबकि रीनेचुरेशन में क्या होता है कि दोबारा से प्रोटीन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के काबिल हो सकती है। तो ये दोनों स्टेट्स हो सकती हैं इसमें। अब मैकेनिज्म क्या है प्रोटीन अनफोल्डिंग का? द अनफोल्डिंग ऑफ नेटिव प्रोटीन्स अकर एट बोथ हायर एंड लोअर टेम्परेचर। तो वो जो प्रोटीन्स है, जो अनफोल्डिंग प्रोसेस है, वो हायर और लोअर दोनों टेम्परेचर्स पे हो सकता है। डीनेचुरेशन अकर्स एट दी सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बट नॉट एट द प्राइमरी स्ट्रक्चर लेवल। अब वो जो डीनेचुरेशन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे भी होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर पे भी होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे भी होती है, लेकिन वो प्राइमरी स्ट्रक्चरल लेवल पर नहीं होती है। आपसे एमसीक्यूज़ में बात पूछी जा सकती है कि डीनेचुरेशन वो कौन सा स्ट्रक्चरल लेवल है जिस पर नहीं होती। व्हेन द शेप इज compromised the molecule can no longer function in its desired capacity। अगर तो उसकी शेप जो है वो डिनेचर हो जाती है, कंप्रोमाइज़ करें अगर उसकी शेप के साथ, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं रखता। जितनी डिज़ायर्ड कैपेसिटी होती है कि ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसमें वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसमें डीनेचुरेशन हो जाती है और उस डीनेचुरेशन की वजह से वो अपना काम जो है वो सही तरह से नहीं कर सकता, अपने फंक्शंस को भी वो लूज़ कर देता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन टारगेटिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटीन अनफोल्डिंग।